दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड के बारे में। ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। लार्ज कैप कैटेगरी के फंड दोस्तों वो फंड्स होते हैं जो टॉप 100 कंपनीज में इंडिया की पैसा लगाते हैं, यानी कि वो इन्वेस्टर जो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपैरेटिवली कम रिस्क लेकर, उन इन्वेस्टर्स के लिए लार्ज कैप फंड एक अच्छा फंड रहता है। अब दोस्तों काफी सारे इन्वेस्टर्स के मन में ये कंसर्न आने लगा है कि जो कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड है वो रिसेंटली थोड़ा अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड के बारे में डिटेल में बात करूंगा। देखेंगे इसने कहां पे पैसा लगाया, किन सेक्टर्स में, किन फंड्स में, और देखेंगे हम साथ में कि इसकी रिस्क रेशियोज क्या है। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको मेरे हिसाब से इसमें बने रहना चाहिए या आपको इसमें से निकल जाना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक लार्ज कैप फंड है, यानी कि ये जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज हैं उसमें अपना मेजर सारा पैसा इन्वेस्ट करता है। और अगर हम इसके बेंचमार्क की बात करें तो BSE 100 इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। वहीं दोस्तों अगर मैं इसकी लॉन्च डेट की यहां पर बात करता हूं तो जनवरी 2013 में इस फंड का डायरेक्ट प्लान लॉन्च किया गया था। रेगुलर प्लान आई थिंक इसका और भी पहले से चल रहा है। वहीं दोस्तों अगर मैं इसके फंड मैनेजर की बात करता हूं तो मिस्टर श्रीदत्त जी यहां पर इसके फंड मैनेजर है और सिंस जुलाई 2016 इस फंड को ये मैनेज कर रहे हैं। और इसके साथ मिस्टर विशाल मिश्रा जी जून 2021 से इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों ये चीज एक फंड के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज हो जाती है कि अगर सेम फंड मैनेजर काफी लंबे टाइम से एक फंड के साथ जुड़ा हो, तो यहाँ पर ये मुझे एक पॉजिटिव चीज लगती है कि जो इसकी इक्विटी के मैनेजर है मिस्टर श्रीदत्ता जी, ये काफी टाइम से सेम फंड के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं दोस्तों अगर इसके फंड साइज की मैं बात करता हूं तो इसका फंड साइज 4700 करोड़ के आसपास का चल रहा है। तो फंड साइज इसका अभी काफी कम है अगर हम एक लार्ज कैप फंड के हिसाब से यहाँ पर बात करते हैं। वहीं दोस्तों अगर मैं इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे यहाँ पर बात करूं तो लार्ज कैप कंपनीज में इसने 87% पैसा लगाया हुआ है। वहीं मिड कैप कंपनीज में ये सिर्फ 8.5% पैसा यहाँ पर लगा रहा है और स्मॉल कैप कंपनीज में ये कोई एलोकेशन अपनी नहीं करता है। तो यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि हालांकि ये एक लार्ज कैप फंड है और मेजर पैसा लार्ज कैप में ही है, लेकिन ये जो मिड कैप में इसने 8.5% पैसा लगाया हुआ है, ये इसने 8.5% पैसा लगाकर एक एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप एक इंडेक्स फंड में पैसा लगाएंगे तो वहां आप देखेंगे ऑलमोस्ट 100% पैसा आपका निफ्टी 50 में होगा, लेकिन यहां पर एक एडिशनल रिस्क ये फंड ले रहा है मिड कैप कंपनीज में 8.5% पैसा लगा के। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशियो पे बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो भी इसकी काफी कम है, सिर्फ 0.35% एक्सपेंस रेशियो ये फंड अपने इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। और अगर हम कैटेगरी एवरेज की बात करें तो कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशो 0.83% की है। तो कैटेगरी एवरेज के हिसाब से इसने आधी से भी कम एक्सपेंस रेशो अपने इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। काफी सस्ते में ये फंड आपको मिल रहा है एक तरीके से। वहीं अगर हम इसकी एग्जिट लोड की बात करते हैं तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा एक साल के अंदर निकाल लिया तो आपको 1% एग्जिट लोड यहां पर इस फंड पर देना पड़ेगा। एक साल के बाद अगर आप कोई भी पैसा निकालते हैं तो वहां पर आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। अब दोस्तों आइए इसकी रिस्क रेशियो से इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे बात करें तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 19.36 चल रही है। वहीं शार्प रेशियो 0.94 और टर्नओवर रेशियो 36% की है। और इसको अगर मैं इसकी कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करता हूं तो कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 18.27 है। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, यानी कि जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगी उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी उस फंड में होगी, यानी कि ये फंड थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है अगर हम कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं। वहीं शार्प रेशियो किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितनी दे पा रहा है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। और ये जितनी ज्यादा होती है उतनी एक अच्छी इस फंड की रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिखाती है। तो यहां पर इसकी शार्प रेशियो काफी अच्छी मुझे दिख रही है, यानी कि ये कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न अच्छी जनरेट कर पा रहा है। वहीं टर्नओवर रेशियो दोस्तों ये बताता है कि एक फंड कितना फ्रीक्वेंटली अपनी सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर रहा है। और कम टर्नओवर रेशियो एक फंड की बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी दिखाती है। और मुझे ये फंड्स ऐसे फंड्स ज्यादा अच्छे लगते हैं जो
जो टर्नओवर रेशो कम रखते हैं रादर देन वो फंड्स जो टर्नओवर रेशो ज्यादा रखते हैं। यानी कि ये फंड्स किसी भी कंपनी को कंप्लीट रिसर्च के साथ एक लॉन्ग टर्म व्यू से खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक काफी पॉजिटिव बात होती है। काफी स्टेबल रिटर्न्स हम ऐसे फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं इसकी सेक्टर वाइज एलोकेशन पे यहां पर बात करता हूं तो इसका सबसे ज्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर में 33% के आसपास, उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में 15%, एनर्जी सेक्टर में 10%, कंस्ट्रक्शन और हेल्थ केयर सेक्टर में 6% के आसपास यहां पर पैसा लगा हुआ है। तो दोस्तों यहां पर जो सेक्टर एलोकेशन है वो जनरली हमने यही देखा है कि जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं उनकी सेक्टर एलोकेशन में फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उसमें अगर आप निफ्टी 50 में भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर का ही है और वही यहां पर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर भी काफी ज्यादा निफ्टी में दिखता है और वही चीज यहां पर दिख रही है। तो यहां पर जो एलोकेशन है वो मेजरली इसकी मोस्टली आपकी निफ्टी के जैसी ही यहां पर दिख रही है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी टॉप 10 कंपनीज पे बात करें तो इसने सबसे ज्यादा पैसा इन्फोसिस में लगाया हुआ है 7.5% के आसपास, एचडीएफसी बैंक में 7.4%, रिलायंस में भी 7.41%। तो इन तीन कंपनीज में इसने काफी अच्छा खासा एलोकेशन कर रखा है। उसके अलावा आईसीआईसी बैंक में 6% के आसपास, एचडीएफसी में 5%, टीसीएस, एलएनटी, एसबीआई और बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिल रही है। तो मेजरली यहां पर आप देखेंगे कि ये जो कंपनीज का इसने कॉम्बिनेशन बनाया है वो मेजरली यहां पर ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज ही दिख रही हैं। उसके अलावा एलएनटी और एसबीआई जैसी थोड़ी वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज भी यहां पर आपको दिख रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे इस पोर्टफोलियो की ये लगती है कि काफी कंसिस्टेंटली ये इन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। मैंने 3-4 महीने पहले जब इस फंड का रिव्यू किया था तो भी आप देखेंगे लगभग वही टॉप 10 की कंपनीज आपको देखने को मिल रही है। एलोकेशन थोड़ा बहुत चेंज होता है लेकिन जो कंपनीज हैं वो मोर और लेस सेम रहती है। तो एक इन्वेस्टर के लिए, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये एक पॉजिटिव चीज होती है कि वो अगर किसी फंड को चूज कर रहा है और 3 महीने 6 महीने बाद भी लगभग वही कंपनीज उसको पोर्टफोलियो में दिखती है तो एक स्टेबिलिटी आपको उस फंड में दिखती है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी उस फंड के साथ अलाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि इस फंड ने रिटर्न कैसे दी है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट की रिटर्न पे यहां पर बात करता हूं तो अगर आप इसने इस फंड में 10,000 रुपए से शुरुआत की होती तो 5 सालों में वो 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 23,000 के आसपास बना दिए हैं। यानी कि 5 सालों में इस फंड ने आपका जो पैसा है वो डबल से भी ज्यादा का कर दिया है। 19% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने 5 सालों में जनरेट की है। वहीं एक साल में अगर आप देखते हो एक साल में 51% के आसपास की रिटर्न आपको यहां पर दिख रही है। और दोस्तों अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में यानी कि जनवरी 2013 में ही पैसे लगा दिए होते तो आपके 10,000 रुपए लगभग आपके 4 गुना इसने कर दिए। 38,000 के आसपास ये 10,000 रुपए आपके हो गए हैं। तो दोस्तों अगर आप इस फंड की रिटर्न्स को एक स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप रिटर्न फंड से कंपेयर करेंगे तो हो सकता है आपको ये कम लगे, लेकिन एक लार्ज कैप फंड जो कंपैरेटिवली कम रिस्क लेने वाला फंड है, 8 सालों में अगर वो फंड आपको 17% की रिटर्न जनरेट करके दे रहा है तो काफी अच्छी रिटर्न्स मुझे लगता है कि ये जनरेट आपके लिए हो रही है। वहीं दोस्तों अगर हम एसआईपी पे इसकी रिटर्न पे बात करते हैं तो अगर आपने 1,000 रुपए से यहां पर एसआईपी कराई होती तो 5 सालों में 60,000 की आपकी लागत इस फंड ने 1,06,000 के आसपास बना दी है। 23% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। काफी अच्छी रिटर्न इस फंड ने जनरेट की है और भी ज्यादा अच्छी रिटर्न इसने एसआईपी में जनरेट की है जो हमने वहां पर देखा था उसके कंपैरिजन में। वहीं दोस्तों 3 सालों में अगर हम एसआईपी रिटर्न देखते हैं तो इसने 36,000 की लागत आपकी 56,000 के आसपास बना दी है। तो 3 सालों में भी काफी अच्छी रिटर्न है, 5 सालों में भी काफी अच्छी रिटर्न्स यहां पर आपको देखने को मिल रही है। और अगर हम 2 साल में देखते हैं तो 2 साल में भी 40% के आसपास की रिटर्न दिख रही है। तो दोस्तों रिटर्न इस फंड की यहां पर अच्छी खासी दिख रही है। एसआईपी में उसने और अच्छी रिटर्न दी है इन कंपैरिजन टू वन टाइम इन्वेस्टमेंट। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आपको फंड को अगर कंपेयर करना है, उसको देखना है तो आपको 2 चीजें हमेशा देखनी है। पहली चीज कि क्या वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है लॉन्ग टर्म में या नहीं। लॉन्ग टर्म यानी 2-3 साल का टाइम आपको कम से कम देना चाहिए। और दूसरा कि जब बुरा वक्त आया था तो उसका ड्रॉ डाउन कितना रहता है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बेंचमार्क से रिटर्न कंपेयर करता हूं
तो अगर हम 5 सालों में देखते हैं, 5 सालों में इसके बेंचमार्क ने 16% की रिटर्न जनरेट की है, वहीं इस फंड ने 19% की रिटर्न जनरेट की है, यानी कि 3% ज्यादा इस फंड ने रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स से जनरेट की है। 3 सालों में भी दोस्तों इसके बेंचमार्क ने सिर्फ 21% की रिटर्न जनरेट की है और इस फंड ने 26% के आसपास की रिटर्न जनरेट की है। तो लॉन्गर पीरियड में ये अपने बेंचमार्क को काफी आसानी से बीट कर पा रहा है। 2 सालों में भी दोस्तों काफी अच्छी रिटर्न दिख रही है, 4% का गैप है, 4% ज्यादा रिटर्न इस फंड ने अपने बेंचमार्क से दी है। लेकिन यहाँ पर 1 साल में काफी इन्वेस्टर्स अभी जो रिसेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको ये चीज देखने को शायद मिल रही हो कि ये अपने बेंचमार्क को इतना अभी बीट नहीं कर पा रहा है, तो शायद वो इन्वेस्टर्स अभी थोड़े से निराश होंगे इसकी रिटर्न्स को देख के। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आपको लॉन्ग टर्म में देखना है, हर फंड हर दिन हर महीने ऐसा जरूरी नहीं है कि अपने बेंचमार्क को बीट करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर वो फंड बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है तो ये एक अच्छी बात है। अब दोस्तों दूसरी चीज यहां पर आ जाती है ड्रॉ डाउन की। अब दोस्तों अगर मैं इस फंड की रिटर्न को निफ्टी इंडेक्स की रिटर्न से कंपेयर करूंगा पिछले 5 सालों की, तो यहां पर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसने निफ्टी 50 को भी काफी लंबे मार्जिन से बीट किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरी थी यानी कि मार्च 2020 में, तो भी ये फंड्स काफी स्टेबल आपको रिटर्न दी थी। यहां पर जब निफ्टी 50 माइनस में दिख रहा था, -11-12 तक चला गया था जब निफ्टी 50, ये फंड उस वक्त भी 5% के आसपास की रिटर्न आप लोगों को जनरेट करके दे रहा था। तो ड्रॉ डाउन इस फंड का काफी कम यहां पर मुझे दिखता है और ये बेंचमार्क को भी अपने बीट कर पा रहा है। और दोस्तों अगर आप लोग भी टिकर टेप के थ्रू ऐसे ही कंपैरिजन करना चाहते हो फंड्स का, तो टिकर टेप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब दोस्तों बात आती है कि मुझे ये फंड अब कैसा लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों हमने इसकी जितनी भी रेशोज देखी है, रिस्क रेशोज भी इसकी अच्छी लग रही है, एक्सपेंस रेशो भी इसकी अच्छी है, एसेट अंडर मैनेजमेंट भी इस फंड का कम है और साथ में ये अपने बेंचमार्क को भी एक लॉन्ग टर्म में बीट कर पा रहा है। हालांकि अभी अगर हम देखते हैं, अभी 1 साल में ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये चीज मैं आपको इस फंड के लिए भी बोलूंगा, अगर आप इसमें बने हुए हैं तो आपको यहां पर इससे घबरा कर निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका ड्रॉ डाउन ज्यादा नहीं है। मेरी तरफ से दोस्तों आज बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।